डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वर्कशीट है वो 80 की नंबर रहेगी और एक क्लास 9 की गणित विषय की हिंदी मीडियम में रहेगी और 1 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिवीजन चल रही है और ये जो वर्कशीट नंबर जो आपकी 80 है ये आपके चैप्टर नंबर 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित रहेगी। आज की जो वर्कशीट है ना उसमें कुछ क्वेश्चन क्षेत्रफल से संबंधित रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आयतन से संबंधित रहेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों से ही संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो हमें कुल क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो देख लेते हैं कितने हैं। हमें कुल क्वेश्चन दे रखे हैं 11। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले एक बार पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको सारे के सारे आंसर्स दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आप आराम से समझ भी लें और उसे नोट भी कॉपी पर अच्छे से कर लें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक मंदिर के खंभे बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार आपको अच्छे से पता है। ठीक है, बेलन के आकार का है। ठीक है, लेकिन जो भी बेलन की शेप हम लेंगे बिल्कुल हम लंबवृत्तीय लेंगे, मतलब ऐसे टेढ़ी मड़ी नहीं लेंगे। ठीक है, हमें बिल्कुल 90 डिग्री के हिसाब से लेनी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये कह रहा है कि जितने भी सारे खंभे हैं ना उन सभी खंभे की जो आधार की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कह रहा है और जितने भी खंभे हैं उन सब की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर की है। तो ये कह रहा है ऐसे 14 खंभे बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए। ठीक है, देखिए जो हमें कंक्रीट चाहिए ना, अब आप बताइए कि जो मुझे खंभा बनाना है तो जो मैं कंक्रीट लगाऊंगा मैं सिर्फ यहाँ पे चिपकाऊंगा या पूरा का पूरा ये जो हमारा खंभा है पूरा का पूरा जो है कंक्रीट से भरा होगा, पूरा का पूरा कंक्रीट से भरा होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पर आयतन का सूत्र लगाएंगे। देखिए वैसे तो आप समझ भी गए होंगे क्योंकि ऑप्शन वाला है तो क्यूब लिखा ही हुआ है तो आयतन का ही लगाना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आयतन का लगाना होता है, कहाँ क्षेत्रफल का लगाना होता है। जैसे कि अगर हम एक हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था कि अगर हम घन या घनाभ पढ़ रहे हैं तो अगर हमें इस पर पेंट करना है तो हम पेंट सिर्फ यहाँ करेंगे ना या पूरे के पूरे कमरे को पेंट से भर देंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ। ठीक है, जब कोई चीज़ लगाने की आती है तो क्षेत्रफल लगाना है, जब कोई चीज़ भरने की आती है तो वहाँ आयतन लगाना है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि एक बेलन का आकार का हमारा गिलास है, ठीक है, तो आपसे बोल रहे इसमें दूध कितना भरेंगे। ठीक है, तो हमें भरना है इसलिए आयतन लगाना होगा। लेकिन अगर आपसे बोलता कि दूध का जो जिसमें दूध हम भर रहे हैं उस गिलास में लगने वाला जो मटेरियल है, ठीक है, उसको बताइए। ठीक है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालिए कि कितना है, मतलब कितनी जगह घेर रहा है। तो अब ये जो मटेरियल है ये पूरा का पूरा, वैसे मटेरियल का भी आयतन आ सकता है। ठीक है, अगर हम उसके वजन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमें गिलास दे रखा है उसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है, एक लेयर चढ़ानी है। तो उस लेयर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी कलर करके भी दिखाया था, जैसे ये बेलन है तो इसके ऊपर हमें कोटिंग चढ़ानी है तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन के बेस पर मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दी क्योंकि केवल वर्कशीट करना ही हमारा काम नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखना है। तो आप फटाफट आंसर देखिए। ठीक है, देखिए हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन में, अब मैं आपको एक बार दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसमें आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है। देखिए यहाँ पर जो है त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में है और जो ऊंचाई है वो मीटर में है। हमें हमेशा एक ही यूनिट रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो अब आप आंसर देखिए। समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पर अपॉन में 100 क्यों लगाया है, क्योंकि हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये मीटर में ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ईच पिलर,
जो ईच पिलर है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है। मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ, ठीक है। ये हिंदी में भी मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, ये देखिए। तो हमें ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। त्रिज्या जो है वो 20/100, तो खम्भे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो 20/100 आ गई। समझ में आ गई कैसे आ गई, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर बदलना, मीटर बदलने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। खम्भे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। खंभे की ऊंचाई हमें दे रखी है। अब हमें खंभे का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंक्रीट निकालना है कितना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया था कि कंक्रीट के लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसे पूरा का पूरा हमें उसे भरना है, ठीक है। पूरा उसी से ही बना होगा कंक्रीट। अगर हमने बीच में खोखला रख दिया तो खंभा तो टूट जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, जो भी होगा, ठीक है। तो पाई स्क्वायर एच इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल देना। जैसे मैंने ये 7 से काटा था, 7 2 14, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने 25 जा, ठीक है, 100 होता है, 5 से काटा, 5 4 जो 20 होता है, ठीक है। इस तरीके से 4 2 जो 8 की से मल्टीप्लाई करी तो 176 आ गया, ठीक है। और यहाँ मतलब जीरो से भी जीरो कैंसिल कर दी, ठीक है। जैसे हम जीरो को जीरो से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर जैसे जीरो से कैंसिल कर दिया, तो इस तरीके से मैंने इसे अलग से रफ में सोल्व करके सीधा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एक्चुअली में मैंने पहले इंग्लिश मीडियम में करा था, फिर मैंने हिंदी मीडियम में करा, तो फिर मैंने वहीं से नोट कर दिया था, तो एक जगह ही सोल्व किया था, ठीक है। आप समझ गए होंगे। ऐसे ही 14 खंबे का निकालना था, इसलिए 14 से मल्टीप्लाई करी थी, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक खंबे का निकालेंगे तो उसके बाद आप 14 का निकालने के लिए उसे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोला जाता है कि एक चॉकलेट जो है 20 रुपये की है, तो 14 चॉकलेट कितने की होगी, तो आप उससे मल्टीप्लाई तो करोगे। इस तरीके से यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। तो इसमें वैसे तो आपको ऑप्शन पे टिक करना था, ठीक है। तो हमने क्या करा है, मैंने आपको समझाया भी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये ऑप्शन में तो नहीं आएगा ना, ज़रूरी नहीं है ऑप्शन में आए, तो इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। आपको तैयारी हमेशा जीत की रखनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें टाइम मैंने ज़्यादा लिया है, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 है, ठीक है। जैसे ये हमें पाइप दे रखा है, तो इसमें डबल हुआ है इस तरीके से, ये आंतरिक यहाँ का व्यास कहलाएगा 24, ठीक है। और बाहरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप लाइन जाते हुए देख रहे हो, यहाँ तक, ठीक है, ये 28 है। देखियो हमें त्रिज्या से मतलब होता है, तो यहाँ तक की रेडियस कितनी आएगी, 24 का आधा 12 कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी आएगी, 28 का आधा 14 कर देंगे। अगर आपने रेडियस नहीं निकाली और आपने इसी को यूज़ कर लिया तो भी आपका गलत हो जाएगा। कहीं बच्चे इतनी जल्दी करते हैं कि इसी को त्रिज्याएँ मान लेते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना। और आपको जो ऊंचाई दे रखा है वो 35 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 35 दे रखी है, ठीक है। अब इसने एक और बात यहाँ पर बोल दिया है कि जो भी आप घन सेंटीमीटर में निकालोगे, घन मतलब है कि सेंटीमीटर की पावर 3, यानी कि आयतन, ठीक है। जो आप आयतन निकालोगे उसमें 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है ना, वो 0.6 ग्राम के है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब को हम ग्राम में बदल रहे हैं। तो ये कह रहा है तो पाइप का द्रव्यमान निकालिए, तो पाइप का आपको मास निकालना है, और जब द्रव्यमान जब निकाला जाता है तो किलोग्राम में होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा था, ठीक है, कि उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। हाँ, इसे आप ग्राम में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू आएगी तो हम उसे केजी में बदल देंगे, जैसे कि आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, सब केजी में है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा आयतन निकालने के लिए, तो आपने क्वेश्चन से ही समझना है कि आपको निकालना क्या है। देखिए घन सेंटीमीटर लिखा है, तो सेंटीमीटर की जो क्यूब है वो किस में होती है, आयतन में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी बात यह है कि इसका द्रव्यमान बोल रहा है, मास बोल रहा है,
तो वो भी हमारे कुल वज़न से ही रिलेटेड है। तो कुल कितना इसका वज़न है, ठीक है। वैसे तो साइंस में हम वेट और मास को थोड़ा अलग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपको ऐसी कोई चीज़ सोचने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है। आपको पहले आयतन निकालना है, फिर उसके बाद जो आयतन निकालोगे उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ताकि आपको जो है वैल्यू द्रव्यमान में पता लग जाए, ठीक है। देखिए एक बात और देखिए, यहाँ पर जो है पाइप है, तो देखिए पाइप में से अगर जैसे पानी नहीं बहेगा तो फिर वो पाइप का आएगा, आप समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से आपको जब इसका आयतन निकालना होगा, तो इसका आयतन यानी कि जो इसका द्रव्यमान है, या अगर हम आम भाषा में वज़न कहें, तो वज़न किसकी वजह से है, खाली वज़न जो है इसका इसकी वजह से है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, और यहाँ पर ही वज़न है। बाकी जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ये जो है पूरा खाली होगा, क्यों, क्योंकि इसी यहीं से तो पानी निकलेगा। अगर यही भर गया तो फिर पानी कैसे निकलेगा, आप समझ रहे हैं ना। तो अब आपको इसका आयतन पता होना चाहिए। तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं, इसका आयतन निकालते हैं बाहर वाले में से अंदर वाले को हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आयतन निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। आप फटाफट आप आंसर देखिए। देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से एक एक डिटेल लिखी है। मैंने बता दिया कि बेलन का जो आंतरिक व्यास है उसको हमने D1 माना है, बेलन का जो बाहरी व्यास है उसे D2 माना है। उसके बाद मैंने इसको आधा कर दिया, क्योंकि हमें त्रिज्या से मतलब होता है। ऊंचाई भी मैंने यहाँ लिख दी 35। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया कि पाइप का आयतन कैसे निकलेगा, बेलन का जो बाहरी आयतन, बाहरी बेलन का आयतन, आंतरिक बेलन का आयतन, ठीक है। तो इस तरीके से बेलन का बाहरी आयतन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घटा देना है। उसके बाद देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर पाई और पाई दोनों में और एच दोनों में सेम था, तो हमने बाहर रख लिया और ये दोनों हमने ऐसे उतार दिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। देखिए a² - b² है, तो a - b a + b, इस तरीके से मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। और यहाँ पर उसके बाद मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें ऑलरेडी सब कुछ गिवन था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, देखिए ये फॉर्मूला अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप R2 और R1 की वैल्यू की उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो 14 की पावर अगर 2 है तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ना कि आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूला लगा लीजिए, बहुत काम का इजी है। एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखना पड़ता है, इस तरीके से घटाना और जोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने क्या करा, यहाँ को 7 से काट दिया 5 बार, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने इन सब की मल्टीप्लाई कर दी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। आंसर आया है, लेकिन ये अभी आयतन निकला है, अभी हमने ग्राम में नहीं निकाला। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना था, 0.6। तो इसकी वैल्यू जब द्रव्यमान में निकालेंगे तो इसको गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपको और बता दूँ, देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो इसका 3432 ग्राम आया था, तो मैंने सीधा ही इसका आंसर लिखा है। ये जब हम ग्राम को किलो में ग्राम में बदलते तो बट्टे में 1000 लगाते हैं। आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 की जगह, इस 0 की जगह 2 आ गया, इस 0 की जगह 3 आ गया, इस 0 की जगह 4 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया और 3, इस तरीके से 3.432 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपसे केवल ऑप्शन पर करेक्ट करने के लिए ही बोला था, ठीक है। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब आप थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1.2 है। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लंबवृत्तीय बेलन होता है, अगर हम उसमें वक्र की बात करते हैं तो वक्र में खाली यही चीज़ ली जाती है, ठीक है। तो वक्र के अंदर जो है आपको ये और ये नहीं लेना होता,
ये जो बेसिस होते हैं ये नहीं लेने होते हैं। ठीक है, अगर हम संपूर्ण की बात करते हैं तो संपूर्ण अगर हम बनाते हैं, जैसे ये बेलन ही हम बना लेते हैं, तो संपूर्ण की अगर बात करते हैं तो ये बेस तो लेना ही होता है। ठीक है, साथ के साथ आपको ये भी और ये भी लेना होता है। तो ये कह रहा है कि अगर वक्र को लिया जाए, यानी कि केवल इसको लिया जाए और कुल को लिया जाए इस पूरे को, तो उसका अनुपात 1.2 है। सिंपल सी बात है, ये हिस्सा कम है, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा है, तो इसका अगर 1 तो इसको 2 मिल रहा है, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। तो 1.2 आपको अनुपात दे रखा है, मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि जो हमें टोटल जो है पूरा का पूरा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा, मतलब इसका वजन क्या होगा, एक तरीके से आपको पता लगाना है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखो, सारे क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आराम आराम से करवा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितनी बार इनमें से कई क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखें, बाकी मैंने भी एक पेपर पूरा बना रखा है पार्ट्स में। ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो अब हम फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, ये हमने एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को r और h ले लिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए जो प के ऊपर ये लगाया, इसकी फुल फॉर्म पृष्ठीय लिखी है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका अनुपात 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पता ही नहीं है, अभी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन कुल हमें दे रखा है 616। ठीक है, और अनुपात दे रखा है 1:2। तो आपको पता है जब अनुपात दिया होता तो उसे हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बटे में लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से, और इसको भी बटे में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप एरो या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 616 है, भाग वाला इधर जाके गुणा हो जाता है, आपको पता होगा। उसके बाद हमने इसको 2 से भाग कर दिया तो 308 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, एक बार हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था, हमने पहले उसको यूज़ कर लिया, फिर हमने इसी फॉर्मूले को दोबारा से यूज़ करा, हमने फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। फिर यहाँ पर क्या लिखा है हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 से 2, पाई से पाई और r से r कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब इस पूरे को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास केवल ये बचा। फिर हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2h और यहाँ पर r + h आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद इस h को हम इधर ले गए तो 2h में से एक h चला गया, तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पर एक h बचेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h लिखा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, h बराबर किसके है, r के, तो 2πr, इस h की जगह भी अगर मैं r लिख लूँगा तो 2πr का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 है, ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, 49 का रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि r बराबर h के है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि h की वैल्यू भी 7 हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद हमने बेलन का आयतन निकाल देना है, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, r को 2 बार लिख दिया क्योंकि r की पावर 2 है, और h भी कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है 7 लिखना चाहें तो लिख दें। ठीक है, सही रहेगा।
तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन वाले हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन वाले हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन के रूप में ही आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन के रूप में आए, इसलिए आपको अच्छे से पूरा एक एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि इसके जैसा कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उन्हें कर लें। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखें, फॉर्मूले अपने माइंड में अच्छे से क्लियर रखें। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन ये वाला पूरा हो गया है, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक आयताकार कागज़ है। ठीक है, ये देखिए आयताकार कागज़ है, तो इसको हमने मोड़ दिया है। ठीक है, इसको ना हमने ऐसे पलट दिया है, जब इसको पलटेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। आप जब इसको फोल्ड करोगे, इस वाले हिस्से को जब आप फोल्ड करोगे तो ये ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो चीज़ है वो ये बन गई है ना, और ये जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी हाइट बन गई है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 20 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये हमें 44 दे रखा है और ये हमें 20 दे रखा है, तो ये कह रहा है कि बेलन का आयतन निकाले। तो अगर ये बेलन बन जाए तो इसका वजन क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए, अब आंसर देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाकर भी ये दिखा दिया है कि ये वाला जो हिस्सा है वो ये, और ये वाला जो हिस्सा है इसकी हाइट हो जाएगी। सॉरी, एक कागज़ को बेलन में बदला जाता है। ठीक है, आयताकार कागज़ की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली जो चीज़ है वो ये बन गई है, और ये क्या होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 2 की जगह 2 लिख लिया, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, आर की जगह आर ही लिख दिया, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जाके 22 2 जा कितना होता है 44, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह 7 आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कागज़ की ये जो चौड़ाई है ये बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बुक में ही मिलेगा, एग्जाम्पल है बुक का। ठीक है, तो कागज़ की शीट की जो चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, इस तरीके से 20 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें आर भी पता है और हमें एच भी पता है। ये क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बराबर आयतन के दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1.2 है। देखिए कह रहा है बराबर आयतन है, ध्यान से देखिए कि दो हमें बेलन दे रखे हैं, लेकिन दोनों की ऊंचाई में अंतर है। देखो 1:2 है, यानी कि दूसरे वाले बेलन की ऊंचाई ज़्यादा है, इसका मतलब त्रिज्या जरूर उसकी कम होगी, क्योंकि दोनों का आयतन दोनों का वजन जो है वो सेम है। ठीक है, तो कह रहा है दोनों की जो त्रिज्याएँ हैं ना उसका अनुपात निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, आसान है, आप आराम से इसे समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिगर भी हमने उसके हिसाब से बना ली, क्वेश्चन में जैसा लग रहा था। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि जो दूसरा वाला जो बेलन है, ठीक है, उसकी ऊंचाई जो है पहले वाले की डबल है। तो हमने क्या करा, पहले बेलन की ऊंचाई देखो, हमने यहाँ इसे H1 ले लिया, इसे H2 ले लिया, इसे R1, इसको हमने R1 बोल दिया, इसको हमने R2 कह दिया। ठीक है, तो हमने पहले बेलन की जो ऊंचाई है वो H है, और दूसरे बेलन की ऊंचाई क्या ले ली, 2H ले ली, क्योंकि उसकी डबल है। ठीक है, तो इस तरीके से डबल है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों बेलन का आयतन बराबर है, तो हमने दोनों को बराबर लिख लिया, लेकिन दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई तो अलग अलग है ना, हाँ या ना। तो इस तरीके से पाई से पाई हमने काट दिया और ये सेम उतार दिया, इसकी वैल्यू को हमने H माना था, इसकी वैल्यू कितनी 2H। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि
ये h एक h से कट गया और ये हमने यहीं उतार दी, ये वाला मल्टीपल वाला डिवाइड हो गया। ठीक है, ये 2 का 2 लिखा और यहाँ कुछ नहीं तो हमने नीचे 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर जाके इधर रूट बनेगा, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है इसलिए 1 ही लिख दिया था, और 2 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो स्क्वायर थे तो जाके रूट बन गए, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो आप दोनों में एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर करा उधर जाके रूट बन गया, तो इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ ज़्यादा है तो आप यहाँ पर और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका हमने रेशियो में बदल दिया, हमारा आंसर आ गया। तो दोनों बेलनों की त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया, √2। ठीक है, अनुपात 1। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है तो आप भी खूब हार्ड वर्क करो, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 6 क्वेश्चन अब हमारे सामने होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। देखिए 6 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10.5 मीटर है। ये बेलन है। ठीक है, सिलेंडर बोला जाता है। इसकी जो हाइट है वो 10.5 मीटर है। मीटर है, ध्यान सुन लीजिए। अगर इसकी दोनों वृत्ताकार सतह, देखो इसकी एक सतह ये होगी, एक इसकी सतह ये है, एक इसका फेस ये वाला है। ये कह रहा है कि क्षेत्रफलों का योग, आपको पता है इसका क्षेत्रफल का योग, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, क्योंकि सर्कल होता है, ये भी पाई स्क्वायर होगा। कह रहे इसका टोटल कर दोगे। ठीक है, और फिर 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा, 3 गुना बोल रहा है। फिर कह रहा है इसका वक्र पर क्षेत्रफल। वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, ये जो बेलन होता है इसका वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, खाली ये चीज़ अंदर से पूरी कवर कर देंगे तो उसका वक्र। तो कह रहा है उससे 2 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाते, तो आयतन निकालिए। तो सिंपल है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला गया कि ये बेलन आपका है, तो इसको और इसको अगर ऐड कर दो और उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों के टोटल के फिर 3 से गुणा करने के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब जब देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने वो लिख दिया कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 10.5 है। तो माना r बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, तो ऊंचाई हमें ऐसे दे रखी है और त्रिज्या में r मान ली हमने। तो दोनों आधारों का कुल क्षेत्रफल 2 पाई स्क्वायर, मैंने सीधा लिखा क्योंकि आपको भी सीधा ही लिखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया था कि जो बेलन है इसका ये वाली सतह और ये वाली सतह, इस सतह का क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, सर्कल है। इसका भी पाई स्क्वायर होता है, सर्कल है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, खाली इसी चीज़ को लिया जाता है। ये क्या होता है, 2 पाई r h। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने इसको a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया। क्वेश्चन में बोला गया था कि इस वाले को 3 से गुणा कर दो, इस वाले को 2 से गुणा कर दो, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन में बोला गया वही कर रहा था, इसलिए प्रश्नानुसार लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या करा हमने, वैल्यू पुट कर दी। क्या करा, वैल्यू पुट कर दी इस तरीके से। 2 पाई r स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 2 पाई r h यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी। तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है। इस तरीके से फिर हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया। ठीक है, तो और यहाँ से फिर काटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 काट दिया। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों इक्वल हो गए। फिर हमें h की वैल्यू तो गिवन नहीं थी, आप देख सकते हैं h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इस तरीके से ब्रैकेट में चीज़ लिखा करो ताकि आपको यहाँ लिखने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ ब्रैकेट में भी लिख दिया। फिर ये 3 डिवाइड वाला जो है, सॉरी मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो बेलन का आयतन अब निकालेंगे, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर h। तो फिर हमने ये पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब तक तो देखो जो क्वेश्चन थे वो थे इजी थे, अब थोड़े और हाई लेवल के हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आप ऐसा ही आप 10वीं क्लास में भी देखेंगे। ये कह रहा है एक 14 मीटर, हाँ अमाउंट अलग है, एक 14 मीटर व्यास के कुएँ को 10 मीटर की गहराई में खोदा गया। देखिए ये जब हम खोदेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, ज़मीन खोदी, तो इसका पूरा का पूरा जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, सॉरी 14 मीटर है। तो देखिए अगर व्यास 14 मीटर है तो आप
समझ सकते हैं कि त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। कह रहा है 8 मीटर की गहराई पे खोदा गया, यानी कि इसकी ऊंचाई 8 है। ये कह रहा है खुदाई से निकाली गई मिट्टी को कुएं के सब और 21 मीटर चौड़ाई के एक चबूतरे के रूप में समान रूप से फैला दिया जाता है। तो ये देखिए चबूतरा बना दिया गया ऐसा, ठीक है। तो ये कह रहा है 21 मीटर की चौड़ाई, ये देखिए 21 मीटर की है। अगर मैं इस पूरे को मतलब बड़ी त्रिज्या कहूँ और इस वाले को मैं इससे छोटी त्रिज्या कहूँ, तो बड़ी वाली त्रिज्या में से अगर छोटी त्रिज्या घटा दूँ, यानी कि ये घटा दूँ, अगर मैं घटा दूँ तो मेरा कितना आता है, 21 आता है, क्योंकि हमें 21 दे रखा है, ठीक है। और अगर मुझे पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी त्रिज्या कितनी होगी, तो ये 7 है और ये 21 दे रखा है, तो कितना हो गया, 28 हो गया। यानी कि अगर हम बात करें, ये जो बेलन है मतलब जो कुआं है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7, और जो हमने यहाँ पर जो नया एक आकृति बनाई है, ठीक है, जो हमने मिट्टी निकाल के जो चबूतरा बनाया उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें जो कुआं दे रखा है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमें उसकी ऊंचाई दे रखी है 8, और अब हमें निकालने इस चबूतरे की ऊंचाई, ठीक है। इसको हमने बड़ा एच मान लिया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, जो मिट्टी यहाँ से निकाली जाएगी वो इस पूरे चबूतरे की आयतन के बराबर ही तो होगी, क्योंकि जितनी मिट्टी निकले उतना ही चबूतरा बनेगा, उतनी ऊंचाई का बनेगा। यानी कि कुएं की जो मिट्टी है वो बराबर होगी, मतलब मिट्टी जो निकाली गई कुएं की, ठीक है, वो बराबर होगी चबूतरे की में जो लगी है मिट्टी, उसके बराबर होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे के आयतन के, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब फटाफट समझ लेते हैं एक बार जो हमने करा है। देखिए मैंने क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझा दिया है, और ये आपको फिगर से भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मैंने यहाँ फिगर बना के भी दिखाई है, ठीक है। ये यहाँ से 21 है, ठीक है, और ये हमें 7 दे रखा है, तो टोटल 28 हो जाता है, और ये हमें 8 दे रखा है, ठीक है। ये मैंने सारा का सारा यहाँ डिटेल लिख दिया, कुएं का व्यास, कुएं की त्रिज्या, कुएं की ऊंचाई, ठीक है। चबूतरा, कहीं आप बांध भी लिखा हुआ देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, तो बांध मैंने इसलिए ब्रैकेट में चबूतरा लिख दिया है, बांध भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप चबूतरा लिखिए अगर क्वेश्चन में जो बोला गया है, ठीक है। आर दे रखिए 28 क्यों 28 क्यों हो गई, क्योंकि मैंने आपको अच्छे समझा दिया है कि ये 21 है, ठीक है, और ये 7 है, तो कितना होगा 28, तो मैंने यहाँ पर सीधा 28 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो माना चबूतरे की ऊंचाई h है, तो मैंने आपको समझा दिया कि चबूतरे का आयतन बराबर होगा मिट्टी का आयतन, जैसे कुएं से निकाला जाता है। अब चबूतरे का आयतन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, जो चबूतरा है, ठीक है, वो ये वाला है, यही तो चबूतरा है, ध्यान से देखिएगा, यही तो है चबूतरा। अब चबूतरा जो है वो ये है पूरा, लेकिन एक बार बताइए, चबूतरा यहाँ तक हो सकता है, चबूतरा यहाँ तक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर चबूतरा यहाँ पर तक भी बन जाएगा तो फिर ये कुएं ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये जो बड़ा वाला जो बेलन है, बड़े वाले बेलन में से सिर्फ यहाँ तक की ऊंचाई तक अगर ये घटा दिया जाए, ठीक है, तो ही तो बचेगा। इसलिए हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई r² माइनस r² h, ठीक है। क्योंकि देखिए जो चबूतरा है ना, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये कुआं है, ये पूरा इसका चबूतरा है, ठीक है। तो आपको जो है ना खाली यहाँ तक की ऊंचाई लेनी है, आप यहाँ तक की ऊंचाई नहीं लोगे, क्योंकि आपका चबूतरा यहाँ तक है। इसलिए आप क्या करोगे, पहले यहाँ तक का आयतन निकालोगे पूरा, जिसके अंदर ये भी चीज़ आ जाएगी। तो क्या फॉर्मूला होगा, पाई r² h, ठीक है। h कौन सा, बड़े वाला लोगे, क्यों वाला बड़े वाला लोगे, क्योंकि हमने बड़ा वाला माना है। उसके बाद आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, आप ये चीज़ माइनस कर दोगे, तो पाई r कौन सा लोगे, छोटे वाला लोगे, क्योंकि r यहाँ तक है, और h जो है वो बड़े वाला लोगे, क्योंकि आपको यहाँ तक लेना है। इसलिए फिर इस दोनों में जो कॉमन ले लेंगे ना, पाई और h कॉमन आ जाएगा, तो r² माइनस r² बचेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ऐसे अब ये तो क्या है, कुएं का है, देखो यहाँ पर छोटा h लिखा है, क्योंकि कुएं का आयतन जो है
वो चबूतरे का जो आयतन है यहाँ तक ऊंचाई नहीं लेनी, कुआं तो पूरा है ना, इसलिए यहाँ पूरा एच लिया है, ये पूरा। इसलिए बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो है ना जो एच लेते हैं, ठीक है, ये तो मैंने सीधा फॉर्मूला कॉमन लेके बता दिया। यहाँ पर जो है छोटा या बड़ा ले लेते हैं, बड़ा लेंगे तो सही है, अगर छोटा ले लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटा ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरा कुएं से निकाल के मिट्टी का आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी ए प्लस बी, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। ये हमने सॉल्व करा 8/15, इसको भाग करेंगे तो ये आएगा। आप अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 53.3 सेंटीमीटर में भी आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इतना बहुत है, सफिशेंट है। लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि जो आपका बांध है या चबूतरा है, चबूतरे की ऊंचाई बराबर इतनी आ गई। ठीक है, नहीं तो आप इसको बॉक्स में बना के लिख देना। लास्ट में आंसर बॉक्स में जरूर लिख दिया करो ताकि टीचर को देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये 7वां क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वें क्वेश्चन में बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार ट्यूब है। ठीक है, ये हमें बेलनाकार एक ट्यूब दे रखी है और ये 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका अंदर और बाहर, जैसे अंदर का ये और बाहर का ये, इसका जो क्षेत्रफल है ना, ठीक है, सतह का कह रहा है ये सब। ठीक है, अब ये सतह तो हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर नीचे से खुलेगा तभी तो वो बनेगा ना पाइप, नहीं तो फिर पाइप का आएगा या ट्यूब का आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ट्यूब लिखा तो हम ट्यूब की बात करते हैं। ये कह रहा है 88 है। देखो अगर अंदर वाला बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है बाहर वाला, ठीक है, तो उसमें ये बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल का जो अंतर है ना वो कितना है, 88 है। जैसे अगर वो अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, तो देखिए उसमें कुछ मोटाई तो जरूर होगी, है ना, तो मोटाई जरूर होगी, तो अंदर वाले का फॉर्मूले में 2πr/h लगा लेते हैं, 1 डाल देते हैं। ऐसे ही जो बाहर वाला है ये पूरा, तो 2πr/2h डाल देते हैं। इस तरीके से जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा 88 आता है। और कह रहा है इसका ये जो पूरा वजन है ना, पूरा वजन वो कितना है, 176 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन है ये कह रहे, तो आपको क्या करना है, दोनों आंतरिक और बाहरी जो है त्रिज्याओं को आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ ऊंचाई दे रखी है और आयतन दे रखा है। हमें ये जो R1 और R2 है क्वेश्चन में निकालनी है, तो जो हमें दिया हो तो उसी को हम निकालेंगे। तो आयतन क्या होगा, तो देखिए आयतन बिल्कुल खोखले वाली शेप का ही होगा। ठीक है, तो आयतन इस चीज़ का ही तो वजन होगा, खाली इसी चीज़ का। तो ये कैसे निकालेंगे, वही बड़े वाले में से, ठीक है, माइनस कर देंगे छोटे वाले को। ठीक है, इस तरीके से। तो वही हमने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या करा, दोनों में क्या सेम है, पाई और एच सेम है, तो ये बाहर आ गया और यहाँ पे हमने सेम लिख दिया। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा दी जो हम ऑलरेडी लगाते थे, a² - b² का a - b a + b। तो इस तरीके से जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा ये आ जाएगा 44, जाके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। फिर हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ दिया। फिर हमें एक और बात दे रखी थी कि बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस कर दो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल के, तो 88 आता है। तो बाहरी का क्या होगा, 2πr/2h, क्योंकि हमने बड़े वाले को R2 माना है, छोटे वाले को R1 माना है। ठीक है, इस तरीके से हमने फिर दोनों में कॉमन ले लिया, 2π और h कॉमन आ गया। तो इस तरीके से यहाँ R2 - R1 बचा और 88 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जो हमें वैल्यू पता है वो उससे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो जो हमें वैल्यू पता थी हमने वहाँ पुट कर दी। देखिए यहाँ पर जो h है हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आप देख सकते हैं 14 दे रखा है। तो यहाँ पर जो है आप एक h दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ नोट नहीं हो पाया था, है ना, लेकिन
2 की जगह 2 लिख दिया, डिवाइड हो गया। पाई की जगह 22/7, इधर जाके 7/22 हो गया। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो h है, इस h की वैल्यू यहाँ पर 14 अपॉन में चली गई। फिर जब हमने इसको पूरा सोल्व किया तो सारा का सारा ही ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, 7 2 जा 14, ठीक है, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 से 88 करके 1 बचा। अब आप ध्यान से देखिए, R2 में से R1 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 1। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पुट करेंगे ताकि ये इसकी वैल्यू पता लग जाए। तो हमने वही करा, हमने समीकरण 1 और 2 को सोल्व करा। ठीक है, तो हमने एक किसको माना था, एक माना था इसको। ठीक है, और 2 किसको माना था, जो हमने ये निकाला है। ठीक है, ठीक है, एक बार आप आराम से देख लो, है ना। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो टेलीग्राम में आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने दूसरी क्वेश्चन बना ली। समझ में आ गई आपको क्या करा हमने जो है ना, यहाँ पर जो R2 माइनस R1 है, इसकी जगह 1 रखा, तो 1 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्शन और कर लेना, यहाँ 1 कर देना। ठीक है, तो यहाँ R1 प्लस R2, ठीक है, इक्वल टू कितना है 4। तो इस तरीके से तो ये हमारी इक्वेशन दूसरी वाली भी आ गई। ठीक है, दूसरी वाली भी आ गई। उसके बाद हमने क्या करा, हमें ये निकाला ना हमने, माइनस वाला ले जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमने माइनस वाला ले जाके प्लस कर दिया। तो ये वाला जो पूरा वैल्यू है ना, ये वाली पूरी वैल्यू हमने क्या करा, समीकरण 3 में रख दी। तो इस यहाँ पर इसकी जगह रख दिया। ठीक है, तो देखिए जब हम रखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये आ गया, ये 2 बन गए। ठीक है, क्योंकि हम इसकी जगह ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ रख दी। ठीक है, तो आप देखिए 1 जाके माइनस का हो जाएगा, R1 कितने हो गए, 2R1 हो गए। 4 में से 1 गया, 3 बचा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 का कितना आ जाएगा, आधा 1.5 आ जाएगा। फिर हमने R1 निकाल लिया, R1 की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इस तरीके से हमने दोनों आंसर निकाल दिए। ठीक है, लास्ट में अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आप ये दोनों लाइन लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझा दिया अच्छे से। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप बार बार देखेंगे या बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अब 3 क्वेश्चन बचेंगे, है ना, 9, 10 और 11, ये 3 क्वेश्चन बचे, तो फटाफट इनको भी कर लेते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में बोला गया है 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप से, देखिए एक ना पाइप हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एक पाइप दे रखा है इस तरीके से, बहुत लंबा हो सकता है। तो ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर का है, खाली कितने का है, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका, और ये कह रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है। मतलब इसमें जो पानी बह रहा है ना, जैसे पानी बह रहा है वो 1 सेकंड में 6 मीटर बहता है। 1 सेकंड में आपका जो पानी है वो 6 मीटर तक बह जाता है पानी। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक टैंक हो, वो 60 सेंटीमीटर रेडियस हो, और ठीक है, तो 30 मिनट में उसमें कितना पानी का लेवल आ जाएगा, मतलब कितना तक पानी भर जाएगा उसमें, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, हम क्यों नहीं बता सकते। तो अब इस क्वेश्चन को आप फटाफट समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि यूनिट सबके सेम होनी चाहिए। आपने गौर भी किया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ सेंटीमीटर में हमें दे रखा है व्यास, लेकिन जो पानी जो बह रहा है 1 सेकंड में मीटर में बह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किसे बदल देंगे, ठीक है, मीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पानी जो जिसमें बह रहा है पाइप में, तो उस पाइप का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई उसकी 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान देखिए, ये कह रहा है पानी पाइप में 6 मीटर प्रति सेकंड दर से बहता है ना, तो 1 सेकंड में बहने वाले पानी का पाइप में आयतन,
ठीक है, मतलब 1 सेकंड में जो पानी बहेगा ना वो कितना बहेगा, मतलब उसका कुल वॉल्यूम 1 सेकंड में। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना बहेगा, तो देखिए पानी जिसमें बह रहा होगा ना उसी शेप का आयतन निकालना पड़ता है। पानी जो बह रहा है वो पाइप में बह रहा है, और पाइप कैसा है, बेलन के आकार का है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना 6 मीटर पर सेकंड कुछ भी बोले, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर वो बोल रहा है इस पर पानी बह रहा है, वैसे पाइप में बहेगा, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, 1 सेकंड से ही निकालना है। ठीक है, हाँ अगर यह मिनट जैसे हम यह सेकंड लिखा है तो आप सेकंड में निकालिए, अगर वहाँ देखा मीटर प्रति घंटा दे रखा है तो आप घंटे के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट हमने क्या ले ली, या 1 सेकंड दे रखा तो सेकंड के हिसाब से निकाल ली। देखिए पाई r स्क्वायर एच आ जाएगा, है ना, तो आयतन का फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला जो आयतन का होता है वो हमें जो आकृति दे रखे होते हैं उसी के हिसाब से लगाना होता है। अगर हमें कोण दिया होता तो कोण के हिसाब से हम लगाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि आगे जाके कटेगा इसलिए। ठीक है, देखिए 30 मिनट में बहने, यहाँ पर आप ने कर लीजिएगा, बहने वाले पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 सेकंड में इतना बह रहा है तो 30 मिनट में ठीक है कितना बहेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमने ऊपर सेकंड में लिया है तो इसको भी हम सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको पता है ना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से 60 आ गया। देखिए आप देख सकते हैं पूरी की पूरी वैल्यू सेम है। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये 60 और 30 दो बार कैसे आ गया, मतलब दो कैसे आ गए, तो ये जो 30 मिनट है हमने 30 लिखा और 60 से मल्टीप्लाई करा सेकंड बदलने के लिए। उसके बाद आइए टैंक की जो त्रिज्या है वो इतनी दे रखी है, टैंक का आयतन कितना है, इतना है। ठीक है, तो हमने क्या करा प्रश्न अनुसार कि भाई टैंक जो है कितना भरेगा, अगर वो 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से उसमें पानी जा रहा है 30 मिनट में, तो इसका आयतन बराबर ये वाले आयतन के हो जाएगा। ठीक है, जितना पानी भरता है ये वाला जो आयतन है, ठीक है, इस वाले आयतन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने कर दिया। फिर देखो जो कटे थे हमने काट दिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई अगर सब में होता है तो हम ये काट सकते हैं। कोई बच्चे पूछ रहे होंगे सर हम नीचे से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, अगर बीच में यहाँ प्लस या माइनस कुछ ना हो। अगर सिर्फ मल्टीप्लाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ओनली मल्टीप्लाई, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो सबको आप उठा के इधर ले जाइए, फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे कैंसिल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से ऊपर काटना है ये याद रखना, क्योंकि ये इक्वल लगा हो तो नीचे वाला नीचे से कटेगा। आप ये नहीं कर सकते कि ये वाली जीरो को इस वाली जीरो से काट दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आप जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 3 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से टैंक की ऊंचाई 3 मीटर होगी अगर हम जो है 30 मिनट तक जो है पानी अगर उसमें डालते हैं, और पानी जो बहता है वो 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से बहता है तो। ठीक है, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, टफ भी था, दोबारा से सुन लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को यही क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, अब देख लीजिए 10th क्वेश्चन में बोला गया है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई का योग 37 मीटर है। ठीक है, देखिए जो बेलन है ना, जो बेलन है उसके आधार की त्रिज्या ये और उसकी ऊंचाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई ये, ठीक है, उसका टोटल दे रखा है 37। आर और एच इन दोनों टोटल दे रखा है आपको 37 दे रखा है। तो ये कह रहे यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन कितना होगा। तो भाई ये तो क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसको आप समझ लीजिए। देखिए एक बात और, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से मैं करवा पा रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगर कोई मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ इतना तो बनता ही है। ठीक है, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है तो वीडियोस बनाने का भी मन करता है। अगर बहुत कम व्यूज़ आते हैं तो कई बार बिल्कुल टूट जाते हैं, तो फिर मन नहीं होता है ना, तो आप समझ सकते होंगे। अब फटाफट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन को। तो देखिए 10th क्वेश्चन में तो हमें बहुत दे ही रखा है
कि जो है त्रिज्या और ऊंचाई का टोटल 37 है। तो हमने पहले लिख दिया कि माना लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई r और h है, ठीक है। फिर हमने लिखा दिया है ये, तो ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो यानी कि 1628 के बराबर होगा, ठीक है। आप यहाँ यूनिट लिखना चाहते हो तो आप यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, जो जो हमें पता था। जैसे हमें 2 की वैल्यू पता थी, पाई की वैल्यू पता थी, r हमें नहीं पता, इन दोनों का टोटल हमें पता ही था 37। इस तरीके से सबको उठा के इधर ले गए। जब हमने इधर ले गए तो देखो जो 22 था वो नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमें दोनों का टोटल दे रखा था 37, तो हम जब 7 उसमें पुट करेंगे तो हमारा, ठीक है, एच कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर अब हम निकाल लेंगे बेलन का आयतन, क्योंकि हमें आयतन निकालने के लिए आर और एच दोनों पता होने चाहिए थे। हमें सिर्फ दोनों का टोटल दे रखा था, तो हमने क्या करा, आर और एच निकाल लिया और यहाँ पुट कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 7 से 7 कट गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। फिर तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ आंसर आ गया। फिर ये हमने ब्रैकेट में भी मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी था, ये ज़्यादा टफ नहीं था, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1.4 मीटर व्यास है और 2.1 मीटर ऊंचाई वाले पानी के एक बेलनाकार टैंक में, पानी का है बेलनाकार टैंक है, ठीक है। तो ये बेलनाकार हमें टैंक दे रखा है, तो 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप द्वारा, ठीक है, एक पाइप है, देखो वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था, 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से इसमें पानी बह रहा है। यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बह रहा है, ये मीटर में बह रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये कह रहे कितने समय में बेलनाकार टैंक पूरा भर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपसे यहाँ टाइम पूछ लिया गया है, तो आप टाइम को कोई एक्स वैल्यू मान लो, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है एक्स टाइम में, इसका जो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो बस दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस पहले वाले क्वेश्चन में हमें टाइम दे रखा था, ऊंचाई पूछ ली थी, और यहाँ पर जो है आपको जो है पूरा सब कुछ दे दिया है और आपसे सिर्फ टाइम पूछ रहा है। तो बस दोनों का वॉल्यूम तो बराबर रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि भर रहे हैं, वॉल्यूम है, पानी है, भरा हुआ है, ठीक है। तो आप आंसर देख लीजिए फटाफट, ठीक है। देखिए ये मैंने छोटे से फिगर आपके लिए बना दी है, ठीक है। तो फिगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो डिटेल है पूरी पूरी लिख देना, ठीक है, कि जो टैंक है उसका व्यास कितना है, तो त्रिज्या निकालनी ज़रूरी है, आप त्रिज्या का यूज़ करते हैं। ऐसे ही टैंक की ऊंचाई हमने लिख दी, पाइप का व्यास भी हमें दे रखा था, तो हमने त्रिज्या निकाल ली। देखो ध्यान से देखना, अभी पाइप का जो व्यास था वो सेंटीमीटर में था, ठीक है, सेंटीमीटर में था ना, अभी आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। तो उसको हमने मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या कहा, हमें टाइम को हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, हमने एक्स मान लिया। तो टैंक का आयतन पहले निकाल लिया, ठीक है, वही देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, ठीक है। तो टैंक का आयतन हमने निकाला। फिर हमने वही चीज़ करी सेम, 1 सेकंड में पानी कितना भरेगा ये, ठीक है, ये पाइप द्वारा बहा पानी, वही सेम लिख दिया। अब हमें जैसे हमने उस क्वेश्चन में करा था 1 सेकंड में, हमने उसमें भी निकाला था, फिर हमने 30 मिनट में निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और फिर उसे सेकंड में बदलने के लिए 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई किया था। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। आप ये लिखेंगे x सेकंड में पाइप में बहने वाले पानी का आयतन, ठीक है, टैंक के आयतन के बराबर होगा। तो देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया ना मल्टीप्लाई, तो ये और ये पूरा की पूरी वैल्यू फिर टैंक के आयतन के बराबर आ गई। जो मैंने पहले क्वेश्चन अभी करवाया था, है ना, तो उस वाले को इस वाले से कंपेयर जरूर करना, ठीक है। जब अपनी कंपेयर आप कर लेंगे फिर उससे सीखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के आते हैं और कहाँ से नए क्वेश्चन लाएंगे, समझ रहे हैं ना। कभी रेडियस पूछ लेगा, कभी क्या पूछ लेगा। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हो तो इन्हीं क्वेश्चन को चेंज कर करके खुद ही करो। इससे क्या होगा, आपको आंसर भी पता होगा और क्वेश्चन भी पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम सबको उधर ले गए, और ऐसे क्वेश्चन में काटना नहीं चाहिए, लास्ट में एक सिंपल काट दो। आप पाई की वैल्यू नहीं भी खोलते तभी वो कट जाता, ठीक है। तो हमने 22/7 को 22/7 से काट दिया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और अभी तक किसने लाइक ना किया तो अब देखो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, जितना हो सके प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे को सॉल्व कर दिया। तो देखिए सेकंड में आ गया ना सेकंड में। अब मिनट में बदलेंगे,
ठीक है, लास्ट में मिनट में बदलना है। तो उस वाले क्वेश्चन में जब हमें टाइम दे रखा था ना, तो 30 मिनट दे रखा था, हमने उसे सेकंड में बदला था, मल्टीप्लाई करी थी। अब यहाँ पर फिर वापस हमने क्या करा, सेकंड में निकाला तो मिनट में बदलेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, 28 मिनट लगेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक बार जो बच्चे लास्ट में देखते हैं तो उनको भी निराश नहीं होना, तो आप एक बार सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले का, सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है आपको, ये वाला ऑप्शन आंसर है। फिर दूसरा, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन में देख लेना, ये आंसर है 3.432। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा। ठीक है, तो तीसरा थोड़ा बड़ा था, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद आ जाइए फोर्थ पर। उसके बाद फिफ्थ पर, फिर सिक्स पर, सेवन्थ हो गया, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th। किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैसेज कर देना, टेलीग्राम पर भी आप चाह के सीधा ले सकते हैं। एएससी स्टार्टर के नाम से ही है जो ये चैनल है ना। ठीक है, ऊपर वाले को जो है थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि इंग्लिश में था, वो हटा देना। ठीक है, प्रश्न अनुसार से है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका पहला पार्ट ये था 11वीं का, दूसरा पेज ये था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।